नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। मैराथन का चल रहा है मेरे भाई, 15 दिन 15 मैराथन, उसके 7वीं क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो क्लास कौन सा चल रहा है आप लोगों का, 15 दिन 15 मैराथन का, ठीक। इसका जो 7वां क्लास है, डे 60, 7वें दिन में आप लोगों का स्वागत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, चूँकि परीक्षा स्पेशल क्लास हो रहा है तो आप लोग क्लास को पूरा जरूर कीजिए, ठीक। तो देखा जाए हो रहा है कौन सा क्लास मेरे भाई, मैराथन क्लास। कौन सा क्लास हो रहा है, मैराथन क्लास। चलो आगे चलते हैं। अगला जो आप लोग का आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, याद नहीं कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो है वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना होगा, कितना डिग्री होगा। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र 150 डिग्री होगा। कितना होगा, 150 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा जो है, जिसके कारण जो वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाता है, समंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका कह रहे हैं, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब जो है अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उस जगह का नाम होता है रेटिना। क्या नाम होता है मेरे भाई, रेटिना। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, आंख व्यवहार होता है, आंख का व्यवहार कैसा होता है। आंख का व्यवहार कैसा होता है। आंख का व्यवहार मेरे भाई उत्तल लेंस की तरह होता है। आंख का व्यवहार किसके तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहे हैं मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टि पटल है। क्या है मेरे भाई, दृष्टि पटल है। अगला क्वेश्चन पर चलो, देखिए क्या कर रहा है। सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र यानी कि आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मेरे भाई वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। वस्तु के हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर जो है प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, तो 1/16 सेकंड तक। कितने सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है। नेत्र का रंगीन भाग जो है परितारिका होता है। कौन सा होता है मेरे भाई, परितारिका होता है। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग कर जो है उत्तल लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि उसका उपचार किया जा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चले। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंसों द्वारा संशोधित किया जाता है, तो जरा दूरदर्शिता को। किसको, जरा दूरदर्शिता को। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में जो है मेरे भाई लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। किसका, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चले। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन का। किसका, प्रकाश के प्रकीर्णन का। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो है 380 nm होता है। क्या, 380 nm होता है। अगला क्वेश्चन पर चले।
अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है मेरे भाई। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है। प्रिज्म का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच जो है कितने समय का अंतर होता है। लगभग कितने समय का अंतर होता है तो 2 मिनट का। कितने मिनट का। 2 मिनट का। अगला क्वेश्चन पर चले। कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। काला। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है मेरे भाई। काला। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है मेरे भाई। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को परिघटित करता है। किसको परिघटित करता है। प्रकाश के प्रकीर्णन को। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः जो है एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। किसमें। एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। अगला आप चलेंगे मेरे भाई इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं ये वाला करने वाला है। तो आर यू रेडी मेरे भाई। आप लोग रेडी हो क्या। मेरे उम्मीद से आप लोग रेडी होंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। नरेगा के अंतर्गत जो है ग्रामीण मजदूरों को एक साल में कम से कम जो है 100 दिनों के लिए रोजगार मिलना चाहिए। कितने दिनों के लिए। 100 दिनों के लिए रोजगार मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक जो है ज्ञान है, ठीक, कौशल है और अनुभव है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक ज्ञान, कौशल और अनुभव, यानी कि इनमें सभी जो ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी मेरे भाई 1989 ईस्वी। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई 1989 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर चले। कह रहे कौन सी सेवा गैर सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है मेरे भाई। मॉल सेवा गैर सरकारी सेवा है। मॉल सेवा गैर सरकारी सेवा है। अगला क्वेश्चन पर चले। कह रहे आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है। आर्थिक विकास जो परिणात्मक परिवर्तन से संबंधित है और गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। दोनों परिवर्तन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चले। कह रहे हैं नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ जो है किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। महात्मा गांधी का। किनका। महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन है। वित्त वित्त। क्या है। वित्त सॉरी वित्त। अगला क्वेश्चन चले। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है मेरे भाई। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक जो है स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आवास है, शिक्षा और प्रशिक्षण है, यानी कि इनमें सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन चले। कह रहे हैं भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है मेरे भाई। सेवा क्षेत्र का। किस क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। कह रहा है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी किस में पाई जाती है मेरे भाई। छिपी बेरोजगारी किस में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में। छिपी बेरोजगारी किस में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन हो जाता है मेरे भाई। शिक्षा। कौन हो जाता है। शिक्षा। अगला क्वेश्चन पर चले। कह रहे हैं मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी मेरे भाई। आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से। आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है मेरे भाई। फटाफट से बताना। कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी मेरे भाई छिपी बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग क्या हो जाता है मेरे भाई। आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग जो है यातायात। अभी इस निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन है इसमें से यातायात हो जाएंगे, ठीक।
यातायात आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? पूंजी का पारिश्रमिक है ब्याज। क्या है? ब्याज। अगला क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? पूंजीगत वस्तु का उदाहरण क्या? पूंजीगत वस्तु का उदाहरण मेरे भाई ट्रैक्टर भी है, उपकरण भी है, मशीन भी है। इन सभी में पूंजी लगा होता है, इसलिए इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। कह रहा है निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन सा है मेरे भाई? संचार। कौन सा है? संचार। ठीक, अगला चले। अगला जो है हम आज अब करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 का वैश्वीकरण का क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो चलो पहला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड कौन नहीं है मेरे भाई? टाटा। विदेशी ब्रांड कौन सा नहीं है मेरे भाई? टाटा। टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है, ये अपने देश भारत की ब्रांड है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है भारतीय आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? भारतीय आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? भारतीय आर्थिक नीति में मेरे भाई उदारीकरण को सम्मिलित किया गया, निजीकरण को सम्मिलित किया गया और वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन तीनों है, तो इनमें सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं मेरे भाई? वैश्वीकरण के मुख्य अंग 3 है। कितने हैं मेरे भाई? 3 है। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चले। कह रहे हैं निम्न में से कौन यहाँ पर, सॉरी भाई यहाँ पर जो है ना कौत टाइप हो चुका है, कौन होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कौन। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? देखो मेरे भाई फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक, कोको कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक, और सैमसंग बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यानी कि इनमें सभी जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चले। कह रहा है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी मेरे भाई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1995 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन पे चले। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन पे चले। कह रहे सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा अनावश्यक लगाए गए नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्वाह प्राप्त होता है? वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप जो है विभिन्न देशों के बीच जो है पूंजी का निर्वाह प्राप्त होता है। पूंजी का निर्वाह होता है, प्रौद्योगिकी का निर्माण प्रवाह होता है और श्रम का प्रवाह होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 166 है। कितनी है मेरे भाई? 166 है। अगला चलें, अगला चलते हैं। अगला जो है आप लोगों का जो हिंदी चैप्टर 7 जो है परंपरा का मूल्यांकन, उसका क्वेश्चन आंसर किया जाए। तो चलो पहला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? तो 1949 से 1953 तक। कब से कब तक? 1949 से 1953 तक। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ? रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था मेरे भाई? 30 मई 2001 ईस्वी में। 30 मई 2001 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है सामंतवादी व्यवस्था में भी संभव है। ठीक, और उसके बाद जो है मतलब उपयुक्त सामंतवादी व्यवस्था में भी संभव है, और उसके बाद जो है कि पूंजीवादी व्यवस्था में भी संभव है और समाजवादी व्यवस्था में भी संभव है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिख रहा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चले। कह रहा है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य क्या भूमिका है? निर्णायक भूमिका है। क्या भूमिका है मेरे भाई? निर्णायक भूमिका है। अगले क्वेश्चन पे चलें। कह रहे हैं परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है मेरे भाई? जो लकीर के फकीर हैं क्या? नहीं। जो उपयोगी की रचना कर रहे हैं न करें? नहीं। जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलें।
कह रहा है क्या, एक सेकंड रुक जाना मेरे भाई, थोड़ा सा बैकग्राउंड आ रहा होगा। देखिए मेरे भाई, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है जारशाही कहाँ थी, जारशाही कहाँ थी मेरे भाई, जारशाही कहाँ थी, जारशाही कहाँ थी, फटाफट से बताना तो, जारशाही कहाँ थी, जारशाही जो है जारशाही कहाँ थी मेरे भाई, जारशाही रूस में थी, कहाँ थी, रूस में थी। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा, कौन है, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन पर चले। कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है, यह कथन किस लेखक का है मेरे भाई, रामविलास शर्मा का। किसका है, रामविलास शर्मा का है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों के नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है। अब जो है मेरे भाई, अब जो है हम चलने वाले हैं चैप्टर 8, ठीक, हिंदी चैप्टर 8 जित मैं निरखत हूँ, इसमें चलने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी है मेरे भाई, मेरे में से आप लोग रेडी होंगे तो चलो पहला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, बिरजू महाराज का साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी जी ने लिया था, किसने लिया था मेरे भाई, रश्मि वाजपेयी जी ने लिया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बिरजू महाराज का अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था, बिरजू महाराज का अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में हुआ था, कहाँ हुआ था, मैनपुरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था, तो अपने बाबूजी और चाचा जी शंभू महाराज के साथ, दोनों के साथ नाचते हुए इनको पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन चले। कह रहा है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे और जिनका नाम था, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका क्या नाम था मेरे भाई, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका क्या नाम था, उनका नाम था झुमक लाल, क्या नाम था, झुमक लाल, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे, किस घराने के वंशज थे, लखनऊ घराने के वंशज थे। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है लखनऊ घराने की किस पंडित बिरजू महाराज पीढ़ी के कलाकार हैं, लखनऊ घराने के किस पंडित बिरजू महाराज पीढ़ी के कलाकार है, किस पीढ़ी के कलाकार है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के, तो किस पीढ़ी के कलाकार है मेरे भाई, सातवीं पीढ़ी, किस पीढ़ी के, सातवीं पीढ़ी के। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में, कहाँ हुआ था मेरे भाई, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1938 ईस्वी में, किस वर्ष हुआ था, 1938 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पर चलें। क्या कह रहा है मेरे भाई, जिज्जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है, जिज्जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा क्या है, साक्षात्कार, क्या है, साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे मेरे भाई, उनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, कथक, किस शैली के नर्तक हैं मेरे भाई, कथक। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कथक तो हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में मेरे भाई, बिरजू महाराज की ख्याति नर्तक के रूप में है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे मेरे भाई, बिरजू महाराज जो है वो सितार भी बजाते थे, गिटार भी बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे, ठीक, तीनों वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी कि प्रयोग सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से, किससे, कथक नृत्य से, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि नृत्य की शिक्षा के लिए सबसे पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे, हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम दिल्ली, हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है बिरजू महाराज कितना रुपया नजराना देकर अपने गुरु पिता से गांडा बंधवाया, बिरजू महाराज कितना रुपया नजराना देकर अपने पिता गुरु से गांडा बंधवाया, 500 रुपया देकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है शागिर्द का अर्थ है, शागिर्द का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, शिष्य, क्या होता है, शिष्य। अगला क्वेश्चन पर चलें।
अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके देहावसान हो गया। तभी उनके पिताजी का देहावसान हो गया। किनका? उनके पिताजी का देहावसान हो चुका था। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या करे। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज खुद को जो है अपने पिताजी का शागिर्द मानते थे। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? बिरजू महाराज को जो है जब वो 27 वर्ष के थे तब उनको संगीत अकादमी नाटक पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा है। अगला क्वेश्चन करा है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। क्या नाम था? शंभू महाराज था। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या करे। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या करे। हलकारे का अर्थ होता है, हलकारे का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? हलकारे का अर्थ होता है संदेशवाहक। हलकारे का अर्थ क्या होता है? संदेशवाहक। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिज्जित में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। जिज्जित में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या करें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, जिज्जित में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जिज्जित में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। जिज्जित में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है मेरे भाई? पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज के को 43 किससे मिली? बिरजू महाराज को 43 जो है बाबूजी से मिले थे। किससे मिले थे? बाबूजी से मिले थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज ने गांडा किससे बंधवाया? पंडित बिरजू महाराज ने गांडा अपने बाबूजी से बंधवाया था। अगला क्वेश्चन पर चले। अब जो आप लोगों का संस्कृत चैप्टर 7 स्टार्ट होने वाला है मेरे भाई, क्या आप लोग रेडी हो? संस्कृत चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर करने के लिए रेडी हो? नीति श्लोका पाठ का। चलो पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्षमा किसका नाश करती है? क्षमा किसका नाश करती है मेरे भाई? क्रोध का। क्षमा किसका नाश करती है? क्रोध का। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है, नीति श्लोका पाठ से कितने श्लोक हैं? नीति श्लोका पाठ से कितने श्लोक है मेरे भाई? फटाफट से बताना। तो नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक है। कितने श्लोक है? 10 श्लोक है। अगला क्वेश्चन पर चलें। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है मेरे भाई? धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है, नरक के कितने द्वार है? नरक के कितने द्वार है मेरे भाई? नरक के कितने द्वार है? नरक के 3 द्वार है। नरक के 3 द्वार है। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है मेरे भाई? विदुर। कौन है? विदुर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? विदुर जो है धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देता है। किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, सतत प्रियवादी लोग कहते हैं। सतत प्रियवादी लोग क्या कहते हैं? सतत प्रियवादी लोग सुलभ कहते हैं, सुलभ होते हैं। सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है मेरे भाई? अहिंसा। क्या है? अहिंसा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ का नाश पराक्रम से होता है। किससे होता है? पराक्रम से होता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है, नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है? नीति श्लोका पाठ जो है विदुर नीति से संकलित है। किससे संकलित है? विदुर नीति से संकलित है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार विदुर जी हैं। कौन है? विदुर जी हैं। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है, विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है मेरे भाई? विनय को कौन मारता है? विनय को अकीर्ति मारता है। विनय को कौन मारता है? अकीर्ति मारता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह मिल जाते हैं, सभी जगह सुलभ होते हैं? तो कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। बिना बुलाए कौन आता है मेरे भाई? मूर्ख। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। किसके द्वार है? नरक के द्वार है। अगला क्वेश्चन पर चलें। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है मेरे भाई? उत्तम शांति जो है क्षमा है। क्षमा क्या है? उत्तम शांति है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है मेरे भाई? विद्या की रक्षा जो है योग से होती है। किससे होती है? योग से होती है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, अधम। कौन करता है मेरे भाई, अधम करता है। अगला क्वेश्चन पर चले, कह रहा है सुखवाहा क्या है। सुखवाहा क्या है मेरे भाई, सुखवाहा अहिंसा है। सुखवाहा क्या है, अहिंसा है। अगला क्वेश्चन पर चले, कह रहा है विदुर कौन है। विदुर कौन है, विदुर कौन है मेरे भाई, विदुर जो है मंत्री है। कौन है, मंत्री है। अगला क्वेश्चन पर चले, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर मंत्री विदुर देते हैं। कौन देते हैं, मंत्री विदुर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। अपृष्ठो बहुभाषते जो है नीति श्लोक का पाठ की उक्ति है। किस पाठ की उक्ति है, नीति श्लोक का पाठ की उक्ति है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परम तृप्ति देने वाली क्या है। परम तृप्ति देने वाली क्या है मेरे भाई, विद्या। विद्या क्या देने वाली है, परम तृप्ति देने वाली है। अगला क्वेश्चन पर क्या चलें, कह रहा है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, 6। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, 6। अगला क्वेश्चन पर चलें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा किससे होती है मेरे भाई, रूप की रक्षा मृज्यास होती है। किससे होती है, मृज्यास होती है। मृज्यास किसकी रक्षा होती है, रूप की रक्षा होती है। अगला क्वेश्चन पर चलें, अगला क्वेश्चन कह रहा है आचार का हनन किससे होता है। आचार का हनन किससे होता है मेरे भाई, आचार का हनन अलक्षण से होता है। किससे होता है, अलक्षण से होता है। अगला क्वेश्चन पर चले, कह रहा है परपीड़न किसके लिए होता है। परपीड़न किसके लिए होता है, परपीड़न जो है पाप के लिए होता है। किसके लिए होता है, पाप के लिए होता है। अगला क्वेश्चन पर चले, कह रहा है घर की शोभा कौन है। घर की शोभा कौन होती है मेरे भाई, घर की शोभा स्त्री होती है। कौन होती है, स्त्री होती है। अगला चले, देखो मेरे भाई आज का क्वेश्चन हुआ समाप्त। यहाँ तक आप लोग क्लास किए हो तो मेरे भाई इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, शस्त्र और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।